नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं हाइगेन का तरंग सिद्धांत। देखिए दोस्तों, हाइगेन ने प्रकाश की प्रकृति को समझाने के लिए प्रकाश को अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में माना और यह बताया कि जो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं उनको संचरित होने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है तथा ईथर नामक काल्पनिक माध्यम की परिकल्पना कर ली और उस माध्यम की इस तरीके से विशेषताएं मान ली कि वो माध्यम है वो पूरे ब्रह्मांड में सर्वव्यापी है, पूर्णतः प्रत्यास्थ है, द्रव्यमानहीन है। इस तरीके के माध्यम की कल्पना कर ली। दोस्तों, इन्होंने अपने सिद्धांत को दो भागों में बांटा कि हाइगेन का तरंगाग्र का सिद्धांत और हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। एक एक करके हम यहां पर इस सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, क्या है, सर्वप्रथम हम बात करते हैं हाइगेन ने प्रकाश की प्रकृति को समझाने के लिए हाइगेन ने प्रकाश की प्रकृति को समझाने के लिए प्रकाश की प्रकृति को समझाने के लिए प्रकाश को अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में माना। तो जो हालांकि ये बात गलत थी, जो प्रकाश है वो अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में नहीं होता है दोस्तों। और अनुदैर्घ्य तरंगों के संचरित होने के लिए अनुदैर्घ्य प्रकाश तरंगों के संचरित होने के लिए अनुदैर्घ्य प्रकाश तरंगों के संचरित होने के लिए इन्होंने ईथर नामक काल्पनिक माध्यम की परिकल्पना की। ईथर नामक कोई माध्यम मान लिया, ईथर नामक माध्यम की परिकल्पना की, कल्पना कर ली दोस्तों। और ये जो माध्यम है इसकी देखिए क्या क्या विशेषताएं मानी इन्होंने ईथर को पूर्णतः प्रत्यास्थ। इसका मतलब है कि कोई भी वस्तु उसको हटाए तो वापस उसी स्थान पर आ जाएगा। सर्वव्यापी इसका मतलब है कि वो हर जगह मौजूद है। सर्वव्यापी, द्रव्यमानहीन। देखिए इसकी कुछ विशेषताएं मान ली। हालांकि ईथर नामक कोई काल्पनिक माध्यम होता ही नहीं है, बट फिर भी इसको पूर्णतः प्रत्यास्थ, सर्वव्यापी और नगण्य द्रव्यमानहीन कह दीजिए, या नगण्य द्रव्यमान वाला माना। नगण्य घनत्व, द्रव्यमान घनत्व का माध्यम माना दोस्तों। तो इन्होंने जो कंसीडर किया है वो समझ लीजिए कि इस ईथर को पूर्णतः प्रत्यास्थ, सर्वव्यापी और नगण्य घनत्व वाला द्रव्यमान मान लिया दोस्तों। क्योंकि लोगों ने जब पूछा, साइंटिस्टों ने पूछा कि यदि प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंगे हैं तो उनको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, तो इन्होंने एक ईथर नामक काल्पनिक माध्यम सुझा दिया। हालांकि ऐसा कोई माध्यम होता ही नहीं है दोस्तों। फिर इन्होंने अपने सिद्धांत को दो टुकड़ों में बांट रखा है दोस्तों, कि हाइगेन का तरंगाग्र का सिद्धांत और हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। सर्वप्रथम हम बात करेंगे हाइगेन के तरंगाग्र के सिद्धांत की। तो हाइगेन के तरंग सिद्धांत के दो भाग हैं। हाइगेन के तरंग सिद्धांत के दो भाग हैं। पहला जो भाग है इसे हम कह रहे हैं हाइगेन का तरंगाग्र का सिद्धांत। हाइगेन का तरंगाग्र का सिद्धांत
और दूसरा है हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो अपने प्रकाश की प्रकृति को समझाने के सिद्धांत को इन्होंने दो भागों में डिवाइड कर रखा है, हाइगेन का तरंग सिद्धांत और हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम बात करते हैं हाइगेन के तरंगाग्र के सिद्धांत की। तो हाइगेन का तरंगाग्र का सिद्धांत क्या है? हाइगेन का तरंगाग्र का सिद्धांत, तरंगाग्र का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, इन्होंने ये कहा कि जो प्रकाश है वो तरंगाग्र के रूप में संचरित होता है। जब कोई प्रकाश स्रोत से प्रकाश का उत्सर्जन होता है तो प्रकाश की तरंगे तरंगाग्र के रूप में संचरित होती है। दोस्तों तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि तरंगाग्र होता क्या है। तो तरंगाग्र एक ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर प्रकाश एक समान कला में कंपन करें, कि एक ऐसा पृष्ठ जिस पर प्रकाश की तरंगें एक समान कला में कंपन करती हो, एक समान निधि में उपस्थित होती है, तो उस पृष्ठ को हम तरंगाग्र कहते हैं। दोस्तों तो तरंगाग्र क्या है एक्चुअल में? एक ऐसा पृष्ठ जिस पर प्रकाश की तरंगें एक समान कला में हो, देखिए इसका मतलब भी हम आप लोगों को समझाएंगे। इसका अर्थ क्या है, एक समान कला का क्या मतलब है? तो उसको हम तरंगाग्र कहते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। देखिए दोस्तों, मैं यहां पर ले लेता हूं कि ये हमारे पास में कोई प्रकाश स्रोत है। ये हमने दोस्तों आप सबको समझाने के लिए यहां पर कंसीडर कर लिया कि ये हमारे पास में कोई प्रकाश स्रोत है और इससे प्रकाश की किरणें हैं वो चारों तरफ उत्सर्जित हो रही है। सभी संभव दिशाओं में प्रकाश की किरणों का उत्सर्जन होता है। आप इधर भी प्रकाश की किरण को मान लीजिए, कंसीडर कर लीजिए। हमने ये प्रकाश स्रोत कंसीडर कर रखा है। दोस्तों अब यहां पर आप देखेंगे कि जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में चल रहा है, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। तो हम इस तरीके से दिखा दें कि जैसे यहां से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है तो ये एक तरंग के रूप में चल रहा है। तो यहां पर हम दूसरी प्रकाश की तरंग को दिखाएं तो ये भी तरंग के रूप में चल रहा है, ये भी एक तरंग के रूप में चल रहा है। कुछ प्रकाश की तरंगे हमने आप लोगों के सामने दिखाई है। अब देखिए दोस्तों कि यदि मैं यहां पर एक पृष्ठ का निर्माण करूं तो इस पृष्ठ के ऊपर सभी जो प्रकाश की तरंगे हैं वो एक समान कला में है, मतलब इनका जो मान है वो ऋणात्मक दिशा में न्यूनतम है। यदि मैं इस पृष्ठ की परिकल्पना यहां पर कर लूं तो इस पृष्ठ के ऊपर सभी तरंगे हैं वो शिखर मान पर होती है। तो इसका अर्थ ये हुआ है कि तरंगाग्र एक ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर प्रकाश की तरंगे एक समान कला में होती है, मतलब सभी तरंगे या तो वो अधिकतम स्थिति पर होगी, न्यूनतम स्थिति पर होगी, शून्य पर होगी, मतलब किसी भी स्थिति में है तो उस पृष्ठ के ऊपर मौजूद सभी प्रकाश की तरंगे एक ही स्थिति में होती है। दोस्तों तो उस पृष्ठ को हम कहते हैं तरंगाग्र। उस पृष्ठ को दोस्तों क्या कहा जाता है? तरंगाग्र। तो एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके ऊपर प्रकाश की तरंगें एक समान कला में होती है, एक समान निधि में होती है, तो उस पृष्ठ को हम तरंगाग्र कहते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो तरंगाग्र है उसके ठीक लंबवत होती है प्रकाश की किरण। तो प्रकाश तरंग संचरण की दिशा तरंगाग्र के लंबवत होती है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर, यदि आप इस तरीके का प्रकाश स्रोत लेते हैं तो जो तरंगाग्र होगा वो इस तरीके से होगा। अब जैसे मान लीजिए कि प्रकाश की तरंग यहां पर इस तरीके से जा रही है तो यहां पर भी इस तरीके से जाएगी, यहां पर भी इस तरीके से सभी प्रकाश की तरंगें हैं वो इस पृष्ठ के ऊपर एक समान कला में होती है, तो उस पृष्ठ को हम तरंगाग्र कहेंगे। दोस्तों
अब हम इस तरंगाग्र से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बात है वो आप लोगों के सामने रख रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो तरंगाग्र है और प्रकाश तरंग संचरण की दिशा है वो दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है। तो मैं यहां पर ही एक बिंदु पुट कर रहा हूं दोस्तों कि जो प्रकाश तरंग संचरण की दिशा होती है, प्रकाश तरंग संचरण की दिशा, प्रकाश तरंग संचरण की दिशा तरंगाग्र के लंबवत होती है। दिशा तरंगाग्र के लंबवत होती है। इसको और भी हम स्पष्ट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश तरंग संचरण की दिशा है वो तरंगाग्र के ठीक लंबवत होती है। अब हम बात करते हैं यहां पर तरंगाग्र कितनी प्रकार के होते हैं। तो हम 3 प्रकार के तरंगाग्रों का यहां पर एक एक करके अध्ययन करेंगे। गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र और समतल तरंगाग्र का यहां पर हम अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं तरंगाग्र के प्रकार की। तो तरंगाग्र 3 प्रकार का होता है और तीनों प्रकार हम यहां पर देखने वाले हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे गोलीय तरंगाग्र। तो ये 3 होते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम हम बात करते हैं गोलीय तरंगाग्र की। गोलीय जो तरंगाग्र है वो बिंदुवत प्रकाश स्रोत के कारण से उत्पन्न होता है। जैसे ये कोई बिंदुवत प्रकाश स्रोत है और इससे जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं वो चारों ओर सभी संभव दिशाओं में निकलती है। तो ये गोलीय तरंगाग्र कहते किसे हैं कि जिसका आकार गोलाकार हो। इसका आकार, तरंगाग्र का आकार कैसा हो? गोलाकार हो। और ये बिंदुवत प्रकाश स्रोत के कारण से उत्पन्न होता है। ये बिंदुवत प्रकाश स्रोत, बिंदुवत प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होता है। बिंदुवत प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होता है दोस्तों। कैसे? जैसे ये बिंदुवत प्रकाश स्रोत है तो इसके चारों ओर दोस्तों एक प्रकाश की किरणें इस तरीके से उत्पन्न होगी और एक गोले का यदि हम निर्माण करें तो उस गोले के ऊपर सभी प्रकाश की तरंगें हैं वो एक समान कला में होती है। ये जो प्रकाश की तरंगें होती है इस गोले के लंबवत भी होती है, जो कि हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि तरंगाग्र तथा प्रकाश तरंगों के मध्य का जो कोण है वो 90 डिग्री होता है। तो यहां पर तरंगाग्र और प्रकाश किरणों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। प्रत्येक बिंदु पर ऐसा ही होता है। अब दोस्तों जैसे जैसे प्रकाश संचरित होता है ये जो तरंगाग्र है वो भी उसी क्रम में संचरित होता चला जाएगा। ये अपनी स्थिति लगातार आगे बढ़ाता चला जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि यहां पर एक तरंगाग्र था, फिर वो तरंगाग्र यहां पर आ गया, या आप इसको ऐसे समझ लीजिए एक तरंगाग्र ये है, ये दूसरा तरंगाग्र है। तो वो ही आगे बढ़ता हुआ, मतलब प्रकाश जब आगे संचरित हो रहा है इसका मतलब तरंगाग्र भी आगे संचरित हो रहा है और बिंदुवत प्रकाश स्रोत के कारण से गोलीय तरंगाग्रों का निर्माण होता है। तो ये सभी आप जो देख रहे हैं दोस्तों वो गोलीय तरंगाग्र ही हैं। तो ये सभी हमने दिखाए हैं गोले के रूप में, गोलीय तरंगाग्र के रूप में है और इन दोनों के बीच का जो एंगल है दोस्तों वो 90 डिग्री होता है। तो ये था गोलीय तरंगाग्र। उसके पश्चात हम चलते हैं बेलनाकार तरंगाग्र की ओर। तो दोस्तों जो बेलनाकार तरंगाग्र है, दूसरा जो पार्ट है वो है बेलनाकार तरंगाग्र। तो ऐसा तरंगाग्र जिसका आकार बेलन जैसा हो। इसका आकार कैसा हो दोस्तों? बेलन के अनुरूप हो, बेलन के समान होता है तो उस तरंगाग्र को हम बेलनाकार तरंगाग्र कह देंगे। और देखिए ये जो बेलनाकार तरंगाग्र है ये रेखीय प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होता है। ये रेखीय प्रकाश स्रोत से, यह रेखीय प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होता है। यदि प्रकाश स्रोत कैसा हो, रेखीय, तब बेलनाकार तरंगाग्र का निर्माण होता है दोस्तों। अब यहां पर हम कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास में कोई रेखीय प्रकाश स्रोत है।
इसका मतलब है कि इस रेखा के ऊपर यहां से इसके चारों ओर प्रकाश का उत्सर्जन यदि होता है तो देखिए दोस्तों, प्रकाश की तरंगें सभी संभव दिशाओं में चारों ओर उत्सर्जित होती हैं। और जैसे इस बिंदु से प्रकाश की तरंग इधर भी चली गई है, इधर भी चली गई, इधर सभी संभव दिशाओं में संचरित होती है। तो इस रेखीय प्रकाश स्रोत के चारों ओर प्रकाश का संचरण होता है। ठीक उसी प्रकार से इसके प्रत्येक बिंदु से प्रकाश तरंगों का उत्सर्जन होता है। जैसे इस बिंदु से भी प्रकाश का इस डायरेक्शन में उत्सर्जन होगा, इस डायरेक्शन में भी उत्सर्जन होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा। तो यहां पर आप देखेंगे इस रेखीय प्रकाश स्रोत से कुछ दूरी पर एक ऐसा पृष्ठ होगा जिसके ऊपर प्रकाश की तरंगें एक समान कला में होती है, और वो जो पृष्ठ होगा दोस्तों वो बेलनाकार पृष्ठ होता है। इस तरीके से हम उसको दिखा सकते हैं। यदि इस बिंदु से प्रकाश की तरंगें चलती है तो वो इस तरीके से हम उसको दिखा सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारे पास में है रेखीय प्रकाश स्रोत। ये तो दोस्तों क्या है, रेखीय प्रकाश स्रोत। रेखीय प्रकाश स्रोत को हमने इस रेखा के जरिए दिखाया है। और ये जो पृष्ठ आप देख रहे हैं ये है बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र है दोस्तों ये। तो ये था दोस्तों बेलनाकार तरंगाग्र। उसके पश्चात हम चलते हैं अंतिम तरंगाग्र के प्रकार की ओर, समतल तरंगाग्र। जो तीसरा जो प्रकार है दोस्तों वो है समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र जब बेलनाकार रेखीय प्रकाश स्रोत या बिंदुवत प्रकाश स्रोत बहुत अधिक दूरी पर होते हैं या अनंत पर स्थित होते हैं तो वहां से चलने वाली प्रकाश तरंगें एक दूसरे के समांतर हो जाती है, और उनसे जो प्रकाश का जो तरंगाग्र का निर्माण होता है वो समतल तरंगाग्र का निर्माण होता है। तो समतल तरंगाग्र का जो आकार होता है वो समतल होता है, एक पृष्ठ के रूप में मौजूद होता है। और इसके उत्पन्न होने का कारण है कि बिंदुवत प्रकाश स्रोत, बिंदुवत या रेखीय प्रकाश स्रोत जब अनंत पर हो, जब रेखीय प्रकाश स्रोत जब अनंत पर रहे, जब अनंत पर हो, जब बिंदुवत प्रकाश स्रोत या रेखीय प्रकाश स्रोत जब अनंत पर स्थित होते हैं तो वहां से आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर हो जाती है तथा जो तरंगाग्र का निर्माण होता है वो समतल तरंगाग्र होता है। दोस्तों समतल तरंगाग्र को देखिए हम किस तरीके से दिखा दें कि जैसे ये हमारे पास में कोई समतल तरंगाग्र है। मैं पहले तरंगाग्र का निर्माण कर रहा हूं दोस्तों, फिर हम प्रकाश किरणों को दिखा देंगे। ये जैसे कोई प्रकाश की किरण है, यहां से कोई प्रकाश की किरणें आ रही है और ये समांतर प्रकाश की किरणें होती है। दोस्तों ये जो प्रकाश की किरणें हैं वो कैसे है, समांतर, और इनके ठीक लंबवत दिशा में यदि आप कोई पृष्ठ रख देते हैं तो वो जो पृष्ठ होता है वो होता है समतल तरंगाग्र। और ये जो प्रकाश की किरणें और ये जो समतल तरंगाग्र है दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये हमने दिखाए हैं कुछ समतल तरंगाग्र और कुछ प्रकाश की किरणें, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी कि जो तरंगें हैं वो समतल तरंगाग्र के ठीक लंबवत दिशा में होती है। ये तो है प्रकाश की तरंगें, समांतर प्रकाश तरंगें होगी, समांतर प्रकाश। और ये यहां पर आप जो देख रहे हैं ये है दोस्तों समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र। तो दोस्तों ये तो थे तरंगाग्र के प्रकार और हाइगेन का तरंग सिद्धांत। उसके पश्चात हम इसका जो सेकंड पार्ट है हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों अब हम हाइगेन के तरंग सिद्धांत का जो सेकंड पार्ट है हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, उसकी चर्चा करते हैं। यहां पर हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत,
हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। देखिए हाइगेन ने ये कहा था कि जो प्रकाश है वो तरंगाग्र के रूप में संचरित होता है। तरंगाग्र के बारे में हमने यहां पर चर्चा कर ली थी दोस्तों। फिर उन्होंने ये कहा कि तरंगाग्र का जो प्रत्येक बिंदु है वो एक नए प्रकाश स्रोत की भांति काम करेगा। उसके प्रत्येक बिंदु से नया प्रकाश का उत्सर्जन होगा और उत्सर्जित होने वाले प्रकाश को द्वितीयक तरंगिकाएं उन्होंने कहा था दोस्तों। तो ये है हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। इसे हम समझते हैं। पहले जो स्टेटमेंट मैंने जो अभी बोला उसको आप देखेंगे एक बार फिर से। क्या है कि हाइगेन के अनुसार या इस सिद्धांत के अनुसार, हाइगेन के अनुसार तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है। एक नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करता है। नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है, जिससे उत्सर्जित होने वाली तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहा गया। द्वितीयक तरंगिकाएं कहा गया दोस्तों। तो यह है हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। और इसको हम एक डायग्राम के जरिए समझेंगे कि जैसे ये हमारे पास में कोई प्रकाश स्रोत है, बिंदुवत प्रकाश स्रोत है। बिंदुवत प्रकाश स्रोत हमने आप लोगों को यहां पर दिखाया है। यहां से चलने वाली प्रकाश की तरंगें सभी संभव दिशाओं में चारों ओर संचरित होती है और ये संचरित होने के पश्चात यहां पर एक गोलीय तरंगाग्र का निर्माण होता है। यहां पर किसका निर्माण होता है दोस्तों? गोलीय तरंगाग्र का निर्माण होता है। ये जो गोलीय तरंगाग्र है दोस्तों, ये धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा और इसके ठीक आगे की ओर जो तरंगाग्र होता है उसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये इस बिंदुवत प्रकाश स्रोत का कुछ गोलीय तरंगाग्र का कुछ हिस्सा हमने यहां पर आप लोगों के सामने दिखाया है दोस्तों। आप यहां पर देखेंगे कि ये पहले तरंगाग्र आया, फिर उसके बाद में एक तरंगाग्र में और यहां पर आप लोगों के सामने रख देता हूं। उसको बिंदु डॉटेड लाइन से हमने यहां पर दिखाया है। देखिए इस डॉटेड लाइन वाले तरंगाग्र को हम यदि मुख्य तरंगाग्र, इस तरंगाग्र को मान लें कि ये हमारे पास में मुख्य तरंगाग्र है, इस तरंगाग्र को हम मानकर आगे अध्ययन करते हैं। तो ये हमारे पास में है मुख्य तरंगाग्र और इसका जो प्रत्येक बिंदु है वो एक नए प्रकाश स्रोत की भांति काम करेगा, एक नए प्रकाश स्रोत की तरह काम करेगा। तो यहां से भी प्रकाश की जो तरंगें हैं दोस्तों वो चारों ओर उत्सर्जित होगी। तो इस बिंदु से प्रकाश का उत्सर्जन सभी संभव दिशाओं में होता है, चारों ओर उत्सर्जित होता है। तो इस तरीके से प्रकाश के ये वाला बिंदु, अब देखो दोस्तों ध्यान देना कि ये वाला बिंदु है इस तरंगाग्र का मुख्य तरंगाग्र, हमने इसको माना। तो इसका प्रत्येक बिंदु एक प्रकाश स्रोत की भांति काम करेगा। यहां से जो प्रकाश की किरणें हमने दिखाई है इनको हम कहते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। इन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं दोस्तों, कि जो तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से उत्सर्जित होती है। आप किसी दूसरे बिंदु को इस तरीके से दिखा सकते हैं कि यहां से भी प्रकाश की तरंगें सभी संभव दिशाओं में इस तरीके से उत्सर्जित होती है। तो तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की भांति काम करता है और उनसे जो प्रकाश का उत्सर्जन होता है दोस्तों उसको हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। तो उनको हमने यहां पर एक डायग्राम से आप लोगों के सामने रखा है और ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।
अब यहां पर देखेंगे आप, मैंने इस डायग्राम से आप लोगों को समझा दिया है। एक जो हमने यहां पर द्वितीयक तरंगिकाओं पर गोले के रूप में इनको दिखाया है, इनके आगे और पीछे दो तरंगागर और दिखाए हैं। इसका ये वाला जो तरंगागर है वो पहले बनता है, ये बाद में बनता है। इसको हम पश्चिम तरंगागर कहते हैं दोस्तों। पीछे का तरंगागर, इसको पश्चिम तरंगागर कहा जाता है। इसे अग्र तरंगागर कहा जाता है। इसे अग्र तरंगागर कहा जाता है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये पश्चिम तरंगागर, अग्र तरंगागर, द्वितीयक तरंगिकाएं और तरंगागर अच्छे से समझ में आए हैं, तो ही हम आगे के जो हाइगेन के तरंग सिद्धांत से हम अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या करेंगे वो बेटर तरीके से समझ में आ पाएंगे। आप एक बार इस द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को फिर से समझ लेंगे कि तरंगागर का जो प्रत्येक बिंदु होता है वो एक नए प्रकाश स्रोत की भांति काम करता है, जिसे द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। जो उनसे निकलने वाली जो तरंगे हैं उनको द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है। ये मैंने एक गोलीय तरंगागर का कुछ हिस्सा आप लोगों के सामने दिखाया है। ये इसका जो प्रत्येक बिंदु है वो एक नए प्रकाश स्रोत की भांति काम करते हैं और उनसे चारों ओर सभी संभव दिशाओं में ये वाली जो तरंगे आप देख रहे हैं इनको हम कहते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। आप किसी समतल तरंगागर से भी इस तरीके से दिखा सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों। ये हमारे पास में जैसे कोई समतल तरंगागर है, इसका ये कोई बिंदु है, तो ये जो बिंदु होता है वो एक नए प्रकाश स्रोत की भांति काम करता है। ये सभी संभव दिशाओं में प्रकाश का उत्सर्जन करता है। तो ये वाला जो बिंदु है वो एक नए प्रकाश स्रोत की भांति काम करेगा। ये जो मैंने ए और बी आप लोगों को दिखाया है ये एक समतल तरंगागर है। तो इस तरंगागर के ठीक पहले भी एक तरंगागर का निर्माण होता है, इस तरंगागर के ठीक बाद में भी एक तरंगागर का निर्माण होता है। तो इस तरीके से आप किसी समतल तरंगागर को दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं। और इसका जो प्रत्येक बिंदु होता है वो एक नए प्रकाश स्रोत की भांति काम करता है। इस तरीके से उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं कि इसका ये प्रत्येक बिंदु है वो एक नए प्रकाश स्रोत की भांति काम करता है। ये जो तरंगे आप देख रहे हैं इनको हम कहते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं, और ये कहलाता है दोस्तों पश्चिम तरंगाग्र, और ये कहलाता है अग्र तरंगाग्र। और ये वाला जो ए बी आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं मुख्य तरंगाग्र, मुख्य तरंगाग्र। तो दोस्तों ये था हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, और इस सिद्धांत में आपने द्वितीयक तरंगिकाएं क्या होती है वो देख लिया। हमने इस वीडियो में देखा हाइगेन का तरंग सिद्धांत। ये आपको अच्छे से समझ में आएगा तो ही आगे की जो दो टॉपिक्स है हाइगेन के तरंग सिद्धांत से परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या वो अच्छे से समझ में आ पाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।